बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया था और अब हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये चैप्टर क्लास 9 का आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 9 के पास इस चैप्टर के बाद फिजिक्स में और कुछ नहीं बचा। उसके बाद जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, ये सारे चैप्टर्स मैट्रिक क्लास के हैं, इसके नहीं हैं। ठीक है, एक और बात क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा बात चल रही है एमसीक्यूज बेस पेपर की। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात आई है, ऐसी एक न्यूज़ आई है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि आपको शायद पता हो, क्योंकि एमसीक्यूज बेस पेपर बनाना, एमसीक्यूज बेस पेपर लेना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए ठीक ठाक मसले हैं। ठीक है, लेकिन ये एक न्यूज़ आई है, ऐसी सजेशंस वज़ीर तालीम को दी गई है। अल्लाह करे हमारे वज़ीर तालीम साहब थोड़ा सा फोकस करके तालीम पे भी काम करें तो बहुत अच्छी बात है। खैर, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात नहीं आई है। तो बिल्कुल ये मत किताबें बंद कर देना कि बस अब तो एमसीक्यूज बेस है तो एमसीक्यूज में हम अक्कड़ बक्कड़ चलाएंगे और हमारा काम बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, मेरे हिसाब से एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं होना चाहिए, थ्योरी बेस होना चाहिए पूरा। एमसीक्यूज बेस में नंबर ज़्यादा कटेंगे, थ्योरी बेस में नंबर आएंगे। ये एक बड़ी लंबी बहस है। ठीक है, बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर किसी दिन इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। पहली बात तो ये हुई, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि एमसीक्यूज पे मतलब एमसीक्यूज बेस पेपर होने या थ्योरी बेस होने। ये सजेशन गई है और अभी इसको अप्रूव होने में या इसको रिजेक्ट होने में कोई 1.5-2 महीने की कहानी है। तो अपनी किताबें कॉपी बंद नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूँ। दूसरी बात, इस्लामियत के कोर्स का किसी ने मुझसे पूछा था, भाई इस्लामियात का जो सिलेबस है वो एज इट इज वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। जितना सिलेबस पिछले साल मैट्रिक ने पढ़ा है वही इस साल मैट्रिक वाले भी पढ़ेंगे, उसमें कोई भी चीज रिड्यूस नहीं हुई है, बिल्कुल वैसी का वैसी, मतलब मनोवन सिलेबस वैसा ही है। उर्दू की जहाँ तक कहानी है, उर्दू के सिलेबस की कहानी मैं आपको इंशाल्लाह कल या परसों में बता दूंगा कि मैं खुद उर्दू का कहीं से एक जगह से कंफर्म करूंगा उनके डिपार्टमेंट से। ठीक है, मैं फिजिक्स से रिलेटेड बात तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन इस्लामियत मैंने कल कंफर्म किया, देन मैं आपको आज मतलब डिलीवर कर रहा हूँ। और उर्दू की बात जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल या परसों की डेट में मैं खुद मतलब कमेंट कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक हो गया, ये सारी बातें हो गई। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। ये हमारे पास है हीट का चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस हवाले से? इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़नी है, मैट्रिक वालों ने, याद रखना। 9 क्लास वाले मैट्रिक में आएंगे तो वो तो खैर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक वाला जब अभी फर्स्ट ईयर में जाएगा तो वो इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें पढ़ेगा, इसकी डेरिवेशंस भी पढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस से तुमने यार चैप्टर को करना है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जितने कराऊंगा ना तुम उतने करना बिल्कुल आराम से। और भाई मैं जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा, फिर ना पूछो कि भाई यार इसके चैप्टर अपने मतलब इसके न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं कराए। आप नहीं कराए इसका मतलब वो नहीं आते। ठीक हो गया, आ जाओ भाई। हीट एंड टेम्परेचर, इसका पहला टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये टॉपिक ऐसा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बताऊं कि डिफरेंशिएट की जब भी फिजिक्स में बात होगी ना, सबसे पहले इसके डिफरेंशिएट आ जाता है। ठीक हो गया, अगर डिफाइंड हीट एंड टेम्परेचर आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स लिख दो पैराग्राफ की सूरत में, ये सारे पॉइंट लिख दो पैराग्राफ की सूरत में, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में काम सके। अच्छा भाई, हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंशिएट जो निकालना है, इसका पहला पॉइंट देखो हीट का। हीट का पहला पॉइंट है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट। जब तुम हीट की बात करते हो ना, तो तुम वहां पे काइनेटिक एनर्जी को टोटल लेते हो, यानी कि जितने पार्टिकल्स भी उसके अंदर हैं तुम सबकी बात करोगे। ठीक है, और जब तुम टेम्परेचर की बात करोगे तो तुम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करोगे। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी लोगे, टोटल नहीं लोगे आपकी बात। पॉइंट नंबर 2, इट इज मेजर्ड इन कैलोरी और जूल। हमेशा याद रखना, हीट की यूनिट हम जूल लिखते हैं, ठीक है, कैलोरीज भी लिखते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो हम केल्विन, फॉरेनहाइट और सेल्सियस, ये 3 लिखते हैं। ठीक हो गया, हर की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। नंबर 3 पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। जिस तरीके से आपको बुखार हो, ठीक है, तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर लगाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, लेकिन हम हीट के लिए क्या करेंगे? हीट के लिए एक अलग डिवाइस आती है, उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर, उससे हम हीट को मतलब मेजर करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन हीट। कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है, भाई हीट की बात हो रही है ना, मतलब उसमें आप डिग्री की बात नहीं करोगे, लेकिन जब बात आएगी टेम्परेचर की तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये चीज कितने डिग्री पे ठंडी है, ये चीज कितने डिग्री पे गर्म है। तो डिग्री जो है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, हीट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी।
ठीक हो गई बात, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब हमने करना है इसके बाद का टॉपिक। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक के लिए, 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो उनका आखिरी चैप्टर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनके लिए कहानी कुछ ऐसी है कि अब उनके लिए खैर आखिरी चैप्टर, लेकिन इसमें डेरिवेशंस है, तो यहां से सवाल ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। देखो बात को समझो, सिंपल सी इंग्लिश, इंक्रीज इन साइज, शेप और वॉल्यूम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अगर ये चीज है और इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, जब मैं इसका अभी इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इस पे टेम्परेचर है अभी फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं जैसे ही इस पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर करूंगा, इसका टेम्परेचर मैं 10 डिग्री से 15 डिग्री कर दूंगा, तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड आपके पास थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया, क्लियर है यानी बात। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यार, मतलब आप मतलब उनका आप स्टील की मिसाल ले लो, हम जब स्टील मतलब लोहे को जब शेप वाइज बनाते हैं, ठीक है, तो हम जब उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो उसके बाद उसकी शेप में एक चेंजिंग आना शुरू होती है। ये जो चेंजिंग आना है ना, ये कहलाती है थर्मल एक्सपेंशन। इंक्रीज इन साइज, शेप और वॉल्यूम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी दो टाइप्स हैं, नंबर 1 इज लीनियर एक्सपेंशन और नंबर 2 इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तुम पहले पहले वर्ड को पकड़ के रखो, इसका L और इसका V। L फॉर लेंथ, जब बात हो कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और उस चीज की लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब ये लीनियर एक्सपेंशन है। और अगर बोला जा रहा है कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने करना है लीनियर एक्सपेंशन। देखो लीनियर एक्सपेंशन है क्या, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही तुमने टेम्परेचर राइज किया, लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। अब एक पंगा है, पंगा क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा मंजन बेचना है। मंजन क्या बेचना है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बतानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास ज्यादा सवाल आता है तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी। देखो भाई, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी कि अभी टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, लेंथ जो डेल्टा एल है वो बराबर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जैसे ही तुम, यानी कि लेंथ का दारोमदार है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये वाली इक्वेशन तो इसका मतलब ये है। और ये वाली इक्वेशन यानी कि पुरानी वाली लेंथ और नई वाली लेंथ की कहानी यहां पे आ रही है। अभी तुम इसको थोड़ा सा समझाना। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये 2 बन गई। ठीक हो गया। जब हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला है ही नहीं सिरे से, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो तुम। जब हम इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये 2 बार डेल्टा एल है, तो मैं एक बार डेल्टा एल लिखूंगा। ठीक हो गया। ये प्रोपोर्शनल का साइन 2 बार है, मैं एक बार लगाऊंगा। और कंबाइन की बात आ रही है तो L1 डेल्टा टी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब ध्यान से ये वाले स्टेप को देखना, जब भी मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाता हूं, ठीक है, मेरे पास क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल का कोई आ जाता है, जैसे कि k कांस्टेंट आ जाता है, कैपिटल G कांस्टेंट आ जाता है, x वाई कोई भी कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट ना दिया हो तो हम k कांस्टेंट यूज करते हैं फिजिक्स में, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम कैपिटल G यूज कर रहे थे। यहां पर जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा इज इक्वल टू आ गया, ठीक, लेकिन यहां पर जो प्रोपोर्शनल आएगा ना वो अल्फा आएगा। यानी कि अभी तक ये बात कर रहा था प्रोपोर्शनल का, अगले स्टेप में जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हट के इज इक्वल टू आया, तो कांस्टेंट जो तुम यूज करोगे वो करोगे अल्फा। ठीक हो गई बात। इसकी वैल्यू है अल्फा की, ये आगे जाके अल्फा मतलब अल्युमिनियम की अलग है, स्टील की अलग है, कॉपर सबकी अलग है। ये अल्फा कांस्टेंट आ गया, और ये L1 और डेल्टा टी तुमने एज इट इज रखा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी तुमने। ठीक हो गई बात। आगे आ जाओ, डेल्टा एल, भाई डेल्टा टी हो, डेल्टा डब्ल्यू हो, डेल्टा यू हो, डेल्टा का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। यानी कि यहां पे डेल्टा एल है तो तुमने किया L2 माइनस L1। अगर डेल्टा टी होता तुम करते T2 माइनस T1। डेल्टा डब्ल्यू होता W2 माइनस W1। बस याद रखना, डेल्टा के साइन का मतलब है बड़े में से छोटे को निकाल दो। डेल्टा एल की जगह पे हम L2 माइनस L1 लगा सकते हैं, तो मैंने यही किया कि डेल्टा एल की जगह पे L2 माइनस L1 लगा दिया। बाकी चीजें सेम है, इज इक्वल टू भी सेम है, अल्फा का साइन भी सेम है, L1 भी सेम है और डेल्टा टी भी सेम है। ठीक हो गई बात।
अब मुझे बात करनी है L2 की। क्यों करनी है? अभी इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अभी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब मैं इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तब की मुझे लेंथ बतानी है ना। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लेंथ हो रही है, तो यकीनन हम दूसरी लेंथ की बात करेंगे। तो ये जो -L1 है ये उधर चला जाएगा इज इक्वल टू, और ये जब उधर जाएगा तो ये -L1 इनके साथ आके हो जाएगा +L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। बाकी चीजें सेम है, सिर्फ ये L1 इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गई बात? अब क्या करना है आपने, अभी छोटा सा एक स्टेप है, इसको पहले देख लो ताकि फिर मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इसके बात कर रहा हूं। ये स्टेप यहाँ पे खत्म और यानी इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने करना क्या है, L2 को तो तुम अपनी जगह पे रखो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक हो गया? L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में L1 कॉमन है, साफ दिख रहा है। L1 इधर रख दो, ब्रैकेट लगाओ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तुम्हारे पास लीनियर एक्सपेंशन का आखिरी स्टेप है। अब ये कैसे हुआ? अगर तुम इसको खोलो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए। कैसे बनेगी? L1 को जब तुम 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या बनेगा? L1। ठीक हो गया? उसके बाद जब तुम L1 और अल्फा डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास बन जाएगा अल्फा L1 डेल्टा टी। इसका मतलब तुम्हारा काम सही है, तुमने कॉमन बिल्कुल सही है। यहां पर आके लीनियर एक्सपेंशन खत्म। अब हमने करनी है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा भाई देखो, ये इसका पार्ट 2 हमारे पास है। लीनियर एक्सपेंशन हो गया था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देख लो। अच्छा, जिसने लीनियर एक्सपेंशन याद कर लिया उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन याद करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कर लेगा। देखो मैं अभी इसको छोड़ो, पहले मेरी तरफ देख लो। लीनियर एक्सपेंशन में हमने कहा था इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक में हमने बोलना है इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू टेम्परेचर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी वो लीनियर एक्सपेंशन में जहां जहां हमने वर्ड L यूज किया था वहां वहां पर हम यहां पे V यूज करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं है। वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद कांस्टेंट आया था अल्फा, यहां पर आएगा बीटा, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब देखो, इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू टेम्परेचर, ये वाली बात हो गई। मैथमेटिकल पे आ जाओ, वहां पे हमने बोला था डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L1, यहां बोलेंगे डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V1, इक्वेशन नंबर 1। वहां हमने बोला था डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, यहां बोलेंगे डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दो बार डेल्टा V है, एक बार लिख दो, वहां पर डेल्टा L लिखा था। प्रोपोर्शनल का साइन दो बार है, एक बार लगाओ, उसके बाद V1 डेल्टा T मिला के लिख दो, वहां पे L1 डेल्टा T मिला के लिखा था। वहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, अल्फा लग गया था। यहां पर जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बीटा लग जाएगा। ठीक हो गई बात? बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं। वहां पर कहा था हमने कि डेल्टा L बराबर होता है L2 माइनस L1 के, यहां पे बोल रहे हैं V2 माइनस V1 के बराबर होगा। ठीक है? उसके बाद आ जाओ, डेल्टा V जो है हमारे पास ये बराबर होता है V2 माइनस V1 के, हमने ऊपर बता दिया। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, बाकी चीजें सेम चल रही हैं। वहां पर हम L1 को माइनस वाले उधर ले गए थे, पॉजिटिव हो गया था। यहां पर हम V1 माइनस वाला उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। और आखिरी स्टेप वही कॉमन वाली कहानी है, सेम। यानी कि लीनियर एक्सपेंशन अगर कर लिया वॉल्यूमेट्रिक अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल मत करना ये टॉपिक रिड्यूस हो गया वो हो गया, भाई इंपॉर्टेंस देखो हर टॉपिक की, ये तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं टपक पड़ेगा ये भाई, ये बात बिल्कुल याद रखना। इसीलिए स्किप ना करो। अगर ये स्किप है भी तब भी बहुत सिंपल है यार, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होती डेरिवेशन तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। ठीक है? मैंने चैप्टर नंबर 9 इसीलिए स्किप करा है वो आपके टाइम टेकन है। दिस इज नॉट टाइम टेकन, यहाँ पे आपने जस्ट वीडियो देखनी है और काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये इसमें क्या है, दो बार देखोगे ना चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, और कुछ नहीं करना। अब फिर बोल रहा हूँ कॉपीज बंद नहीं करना भाई, एमसीक्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सिर्फ बस अभी मंजन चल रहा है। ठीक है? अगर तो ये बात समझ में नहीं आएगी और तुम थ्योरी पर आ जाओगे और फिर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए कोशिश करो अपने टाइम, अभी बहुत बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम चल रहा है 10 जनवरी तक का। ठीक है? मेरी कोशिश यही है, मैं अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी तरीके से अपने सिलेबस को बिल्कुल एक्सेलरेट कर दूं 10 जनवरी तक। यानी कि ठीक है, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 25 दिन बाकी हैं। 25 दिन में अगर हम 2 चैप्टर भी कर लेते हैं ना, ये हमारी कामयाबी है। ठीक हो गया? और वैसे भी इस चैप्टर के बाद हमने मैथ्स करनी है इंशाल्लाह। ठीक है? इसके बाद अभी 2 छोटे से टॉपिक हैं, उसको देखो। आ जाओ भाई तीसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी?
मैं अगर तुम्हें ये बोलता हूँ कि भाईजान ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे गोश्त का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास 1 किलो गोश्त है और इसको गर्म करना है, कोई भी सब्सटेंस दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यार ये बर्फ़ है, इसको पिघलानी चूल्हे पे चढ़ा दो, ठीक है। मैंने आपको एक शॉपर में बर्फ़ दे दिया और इसको कहा भाई इसको ज़रा चूल्हे पे चढ़ा दो, इसको ज़रा पिघलाना है, मतलब इसको मेल्ट करना है। शॉपर दे दिया, मैंने नहीं बताया कि बर्फ़ का वजन कितना है, बस उसको तुमने पिघलाना है। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और अगर मैं बोलता हूँ भाईजान ये बर्फ़ है और इस बर्फ़ का वजन 1 किलो है, अब तुम अपने हिसाब से उसको गर्म कर लो और इसको मेल्ट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरी बात को समझना, वर्डिंग्स को, जहां पर मास स्पेसिफाई कर दिया जाए, जिसको टेम्परेचर देना है, वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जहां पर मास, क्वांटिटी ऑफ मास स्पेसिफाई नहीं की जाए, वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ो, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब ये है इसका, ये हमारे पास अभी मास है, मुझे नहीं पता इसका वजन कितना है, ये मास है, इसका टेम्परेचर अभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे इसको 6 डिग्री पे लाना है, मुझे मास नहीं पता, बस इतना समझना। और अगर मुझे मास की क्वांटिटी पता है, कि अब मुझे पता है ये 1 किलो का है और अब मुझे काम करना है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब ये मास नहीं पता और इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, बस, ठीक हो गया। इसकी मैथमेटिकल क्या है, डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, और ये बराबर है डेल्टा टी के, यानी कि प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही, जाहिर सी बात है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी बढ़ेगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा, यहां पर इज इक्वल टू आया और सी कैपिटल आ गया, क्योंकि सी हमेशा स्पेसिफिक हीट के लिए रिप्रेजेंट होता है। स्पेसिफिक हीट के लिए भी सी होता है और हीट कैपेसिटी के लिए भी सी होता है। तो ये यहां पर प्रोपोर्शनल कैपिटल सी, फिजिक्स ने हमें बता दिया, ये आपके पास हीट कैपेसिटी के लिए भी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए भी है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, सी को एक तरफ रखो, डेल्टा टी इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो इधर आके होगा डिवाइड, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मैं अगली बात भी बता दूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा, छोटा सा m साथ आ जाएगा बस, और कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, C इज इक्वल टू जूल अपॉन केल्विन, और जूल के इनवर्स जाएगा, जब के ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक हो गया। छोटा सा टॉपिक इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको भी देखो, फिर देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक और टॉपिक इसका निपटाएंगे। चलो भाई, आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक, क्योंकि हमने 3 ही सवाल करने हैं यार। बेसिकली मैं वीडियो बड़ी ज़्यादा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो ना बोर करना शुरू कर देती है आपको, मतलब नहीं देखते हम, मतलब मैं भी नहीं देखता। 30-35 मिनट वाली वीडियो बहुत मुश्किल होती है देखने में, 15-20 मिनट की वीडियो होती है ना, उसको बंदा पेल देता है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, हीट कैपेसिटी में मास गिवन नहीं होगा, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास गिवन होगा, ठीक है। देखो, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ मास 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। दोनों चीजों में टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट कैपेसिटी में मास नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास पता है, बस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसका क्या होगा मैथमेटिकल, डेल्टा क्यू वैसी रहेगा, प्रोपोर्शनल का साइन वैसी रहेगा, टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी के साथ m आ जाएगा, बस यहां पर भी m आ जाएगा इससे पहले, यहां पर भी m आ जाएगा इससे पहले, और ये m डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, बस, और कोई चेंजिंग नहीं करते, m का फर्क है। यूनिट में एक चेंज आ जाएगा, जूल अपॉन केल्विन था वहां पे, यहाँ पे जूल अपॉन किलोग्राम भी आ जाएगा, और जब ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी तो दोनों के साथ -1 और -1 लग जाएगा, ठीक हो गया। हम इसको आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं यार, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बाकी हैं मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर मतलब 8-9 सवाल होंगे इस चैप्टर के, जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यूज बेस की बात अभी चल रही है, हतमी कोई फैसला नहीं हुआ, अपनी तरफ से कोई डिसीजन मत कर देना कि भाई ये हो गया बस, अब तो हमने पढ़ाई नहीं करनी। बहुत सारे बच्चों को उधर ध्यान जा रहा है कि यार बस अब मतलब खत्म, मतलब अब हम आजाद हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उर्दू का सिलेबस मैंने आपको बताना है इंशाल्लाह कल या परसों, और चैप्टर नंबर 11 के जितने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उस पे ही इक्तिफा करना, ठीक है, इक्तिफा से मना दी, उसी पे रहना। अगर किसी और नोट्स में करवाए में अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा इंशाल्लाह उसके अलावा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे एक मतलब वादा है इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरी बात, टाइम बड़ा कीमती है भाई अभी आपका, ठीक है, ये जो लॉकडाउन
जब तक है 10 जनवरी तक आप समझ लो, इसमें जितना काम कर सकते हो कर लो। अपने इनके अलावा भी स्किल्स सीखना चाहते हो वो भी सीखो। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं यार कि आप मतलब कर सकते हो। देखो मेरा कोई इरादा नहीं था चैनल की तरफ आने का, लेकिन एकदम से मतलब जहन में आया था कि मुझे अपनी वीडियोस देनी थी मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैंने बोला चलो यार एक चैनल बना देता हूँ और लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा। जब चैनल बनाया तो उस वक्त बहुत हल्के फुल्के सब्सक्राइबर्स आए, व्यूज़ आए, कुछ भी खास नहीं आए। तुम देखो मेरी शुरू की वीडियोज़ निकाल के, मतलब 20 जून को मैंने बनाया था, ये समझो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक चीज़ शुरू की ना, मतलब एक आप मतलब साफ नीयत से शुरू की। बेसिकली मेरी नीयत क्या थी मैं आपको आज खुल के बताता हूँ मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकता फिजिक्स को पढ़ने की, क्योंकि इसकी अगर आप सिर्फ इसकी सब्जेक्ट की जाओगे तो मतलब 1,000-1,500 रुपये हैं पर मंथ, ठीक है। तो अगर आप 12 महीने की या 6 महीने की भी लगा लो तो ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपये बन जाता है। ये हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं होगा, बहुत सारी फैमिलीज के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए 100-100, 200 रुपये की बड़ी कीमती होते हैं। मेरा असल मकसद क्या था यार, मैंने इसी नीयत से बनाया था कि मैं चाहता हूँ फिजिक्स वो बच्चा पढ़ ले कि जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ये काम कर ले बस यहाँ से, क्योंकि स्मार्टफोन और नेट सबके पास है। मजे की बात, वीडियो स्टॉप करके सारा काम छाप लिया, समझ लिया, काम खत्म। दूसरे बराबर वाले का वाईफाई चला लिया, इसका वाईफाई चला लिया, कहीं चले गए, फ्री MBs मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरा एम यही है। अल्लाह ताला ने देखो हाथ पकड़ा हुआ है और मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शायद, कि मैंने बोला था 500-600 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, पढ़ने की चीज़ों को कौन देखता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका कंटेंट सही होगा, लोग देखेंगे। अच्छा अब खैर वो हमारे कुछ अपने लोग हैं, वो सवाल करने लग गया यार आपके तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तब भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इंशाल्लाह किसी दिन बात करूँगा। मैं इसका बेसिकली कोर्स भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह एक सेशन ये भी रखेंगे कि आप किस तरीके से चैनल बनाओगे और किस तरीके से उसमें चीज़ें करोगे और क्या क्या चीज़ें। मैं इंशाल्लाह जिसको भी हेल्प चाहिए हो, मैं मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि जितनी हेल्प मैं दे सकता हूँ मैं आपको दूँ। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में किसी भी स्किल्स को सीखने में कोई मसला आ रहा हो, कोई टेस्ट, कोई जैसे तीनों फोर्सेस के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके टेस्ट में तुम्हें कोई मसला आ रहा हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं खुद दे चुका हूँ, मैं ISSB तक जा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। तुम मुझसे चीज़ें पूछो, अपने टाइम को कीमती बनाओ, इसको भी करो, साथ साथ कोई ना कोई स्किल्स को साथ लेके चलते रहो। ठीक हो गया, क्लियर है बात। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लेंगे। आज 15 दिसंबर है, 25 जनवरी बहुत आगे चलेगा, 25 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला ने चाहा तो। और इसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ताउन किया मेरे साथ, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, इसकी चीज़ों को समझो तो समझ लूँगा कि मेरा एम पूरा हो गया, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।